तो चलो भैया मेरे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम चैप्टर ले रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये 12th का टॉपिक है। देखो, जैसे किसी के मन में अगर ये आ रहा हो कि सर 11th के कुछ टॉपिक हमारे वीक हैं, या फिर हमने 11th के जो टॉपिक हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो क्या हम ये 12th की ऑर्गेनिक की रिएक्शंस सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं इन सब चीज़ों के लिए। आप एक एक लेक्चर को केयरफुल्ली, पूरा लेक्चर कायदे से सुने और समझें, और नोट्स भी ज़रूर बनाएं। तो आप लोग अगर इतना करेंगे तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे वो 11th की हो चाहे 12th की हो, हम पूरा इसमें कवर करेंगे और आप लोग पूरा सीखेंगे। कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं आप लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अब एज ए स्टूडेंट आप लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि सर रिएक्शन मैकेनिज्म होती क्या है, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, क्या जानेंगे। तो ये तो हम लोगों को पता ही है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, और इन रिएक्शंस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान भी है। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस हैं, इन्हीं की मैकेनिज्म के बारे में हमको पढ़ना है। अब रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट होकर प्रोडक्ट तक कैसे जाती है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने में इन बिटवीन क्या क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। या ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने की जो जर्नी होती है, उसी जर्नी में क्या क्या हो रहा होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और इस पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पोर्शन जो पहला वाला होगा, उसमें हम लोग जर्नी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म में क्या क्या टर्म्स यूज होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो दूसरा होगा उसमें हम रिएक्शंस मैकेनिज्म पर बेस्ड जो नेम रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक की, उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अब एक चीज़ और, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप अपनी डेली लाइफ में या डेली रूटीन में जो चीज़ें होती हैं उनसे आप बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। मतलब जितनी भी रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक की, वो सब अपनी डेली रूटीन से समझी जा सकती हैं। तो आइए हम लोग 3 जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं। लेट्स कंसीडर 3 जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें पहली रिएक्शन है A+B मिल करके प्रोडक्ट बना रहे हैं C+D। दूसरी रिएक्शन है जिसमें ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। और तीसरी रिएक्शन है ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको ध्यान से आप लोग समझें और पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस आप लोग ऐसे ही सीख जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो एक स्टूडेंट लाइफ की दिनचर्या क्या होती है कि आप लोग सुबह उठते हैं, नहा वहा के बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, और रेडी हो करके आप कोचिंग आते हैं पढ़ने के लिए। तो जो आपका घर है उसको आप इनिशियल पोजीशन मान लें, और जो अपनी कोचिंग है जहां आपको पहुंचना है वो फाइनल पोजीशन आप मान लें। तो जब आप अपने घर से चले, वो है आपकी इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन को ही हम रिएक्टेंट बोल रहे हैं। तो यानी कि ये जो रिएक्टेंट हैं ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, और जो ये प्रोडक्ट है ये हमारी फाइनल पोजीशन है।
मतलब हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो जो रिएक्टेंट हैं इनको हम इनिशियल पोजीशन मान ले रहे हैं। ये इनिशियल पोजीशन और ये जो प्रोडक्ट हैं ये हमारी भैया फाइनल पोजीशन। अब आप लोग समझें कि जैसे हर एक स्टूडेंट का घर से निकल करके कोचिंग तक पहुंचने का प्रोसेस सेम नहीं होता है। अब एक एग्जांपल हम मान लें कि एक स्टूडेंट जो है वो भैया बहुत संस्कारी है, और अगर वो बहुत संस्कारी है तो वो क्या करेगा, घर से निकलेगा, सीधा आकर के कोचिंग में आकर के रुकेगा। मतलब घर से निकला, वो उसको आप इनिशियल पोजीशन मान ले यानी रिएक्टेंट मान ले, और वो घर से निकल करके सीधा आकर के कोचिंग पर आकर के रुका, मतलब वो एक ही स्टेप में फाइनल पोजीशन तक पहुंच गया। अब आपका मित्र है, आप कह रहे हैं कि सर वो थोड़ा अलग टाइप का है, और आप कह रहे हैं कि सर वो घर से निकलता है और फिर वो बीच में कहीं पर थोड़ी देर के लिए स्टे करता है, और स्टे करने के बाद वो कोचिंग पहुंचता है। मतलब घर से निकला, घर से निकल करके एक बीच में कहीं स्टे किया, और स्टे करने के बाद जहाँ पर ये स्टे किया है ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। फाइनल डेस्टिनेशन तो है उसका कोचिंग पहुँचना। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर रुक गया तो परमानेंट रुक जाएगा ना, उसको पहुँचना भी तो है यहाँ। तो वो घर से निकल करके एक थोड़ी देर के लिए बीच में स्टे किया, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचा। तो यानी कि घर से निकल करके कोचिंग तक आने में इसने 2 स्टेप का यूज किया। एक हुआ यहाँ से चल करके रुका और फिर उसके बाद यहाँ पहुँचा। तो कोचिंग पहुँचने से पहले और घर से निकलने के बाद ये जो पोजीशन है इसी को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट पोजीशन। और आप समझते ही हैं इंटरमीडिएट पोजीशन का मतलब क्या होता है, ना फाइनल हो, ना इनिशियल हो, ना फाइनल हो, बीच में। तो ये कहलाती इंटरमीडिएट पोजीशन। ऐसे ही ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी होती हैं। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट से स्टार्ट किया गया और एक बीच में उसने स्टे किया, और स्टे करने के बाद फिर जाकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो बीच में स्टे किया है इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब जैसे ये जो दूसरा केस हम ले रहे हैं, इसमें ये जो हमारा रिएक्टेंट है ये चल करके डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये बीच में कहीं स्टे कर रहा है। अब यहाँ पर स्टे करने के बाद फिर ये जा करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो बीच वाली पोजीशन है इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट पोजीशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप कहें कि सर हमारा दोस्त एक जगह ना रुक करके 2 जगह आकर के रुकता है। तो 2 जगह आकर के रुकता है मतलब घर से निकला, एक जगह स्टे किया, फिर यहाँ से चल के एक जगह और स्टे किया, फिर उसके बाद आकर के कोचिंग पहुँचा। तो यानी वो 3 स्टेप में अपने फाइनल डेस्टिनेशन को कवर किया। तो ऐसे ही तीसरा हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये रिएक्टेंट है, एक जगह बीच में आकर के स्टे किया, फिर उसके बाद यहाँ से चल करके एक जगह और स्टे किया, और फिर इसके बाद जा करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 इंटरमीडिएट पोजीशन मिलेगी। तो इसको हम बोल देते हैं इंटरमीडिएट पोजीशन 1 और इसको हम बोल दे रहे हैं इंटरमीडिएट 2। तो अब ये जितनी भी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं बिल्कुल ऐसे ही हुई हैं।
अच्छा, तो पहली वाली रिएक्शन, पहला केस अगर आप देखें, हम ये कह रहे हैं कि ये वाली जो रिएक्शन है ये रिएक्टेंट से स्टार्ट होकर सीधा प्रोडक्ट पर आकर के रुकी। अच्छा, ये वाली रिएक्शन क्या है कि रिएक्टेंट से पहले इंटरमीडिएट में कन्वर्जन हुआ, फिर उसके बाद प्रोडक्ट में आके कन्वर्ट हुई। तो ये वाला देखा जाए तो 2 स्टेप रिएक्शन हो गई। अच्छा, ये वाली 1 स्टेप रिएक्शन। ये वाली अगर देखा जाए तो पहले रिएक्टेंट एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ, फिर ये इंटरमीडिएट दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ, फिर ये इंटरमीडिएट जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो यानी ये वाली रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक आने में 3 स्टेप का यूज किया। तो इसी वजह से जो पहली वाली रिएक्शन है हम बोलेंगे इट इज 1 स्टेप रिएक्शन। दूसरी वाली जो रिएक्शन है इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। तीसरी वाली जो रिएक्शन है इट इज 3 स्टेप रिएक्शन। और एक खास बात और है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो, ये इतना तो आप लोगों को पता ही है कि भैया बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन एसेंशियल होता है। बिना बॉन्ड ब्रेकिंग और बिना बॉन्ड फॉर्मेशन के कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग इस केस फर्स्ट को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर ये जो केस फर्स्ट वाला है, हम बोल रहे हैं ये 1 स्टेप रिएक्शन। अब एक चीज जरा सोच करके बताओ, अगर कोई भी रिएक्शन है उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग भी होना है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है। अब हम ये बोल रहे हैं कि एक रिएक्शन है जो रिएक्टेंट से चालू होकर प्रोडक्ट तक आ रही है 1 स्टेप में, और यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग भी होना है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होना है। तो अब आप लोग जरा ये सोच करके बताएं कि कब यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ होगा और कब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा। तो अगर आप लोग थोड़ा सा केयरफुल्ली सोचेंगे तो आप लोगों को जवाब खुद मिल जाएगा कि सर अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो भैया उसी स्टेप में बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई होगी और उसी स्टेप में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। अगर ऐसा हो गया कि पहले बॉन्ड टूट गया उसके बाद बॉन्ड बन गया, तो ये तो 2 स्टेप में हो गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो भैया वहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व साइमल्टेनियस। तो इसी वजह से हमने लिख भी दिया है कि बॉन्ड ब्रेकिंग, बीबी का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बीएफ का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व साइमल्टेनियस। तो सिंगल स्टेप रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस होगा। और एक बात, जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो यहां पर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में रिएक्टेंट अपना कार्बन जरूर होगा। और आप लोगों ने इतना तो पढ़ ही रखा है कि भैया कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो रिएक्टेंट में कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है। अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने जा रहा है सिंगल स्टेप में, और हम ये कह रहे हैं कि वहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस होगा। तो जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4। अब इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है 1 स्टेप में, तो भैया इस कार्बन से बॉन्ड टूटना भी है और बॉन्ड बनना भी है। तो 1 स्टेप का है तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस हो रहा होगा। अच्छा, जरा एक चीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना। जैसे जब कार्बन से एक बॉन्ड टूट रहा होगा, ये बॉन्ड पूरा टूटा नहीं है, अभी भी ये पार्शियली जुड़ा है, और कार्बन से एक बॉन्ड बन रहा होगा, ये बॉन्ड कंप्लीटली बना नहीं है लेकिन अटैच्ड तो उससे होगा। तो जब कार्बन से एक बॉन्ड टूट रहा होगा उसी दौरान एक बॉन्ड बन रहा होगा, तो आप देखोगे कार्बन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाए होगा, 5।
इसी वजह से कार्बन भैया मेरे पेंटावैलेंट नजर आएगा। अच्छा, पेंटावैलेंट अब दिमाग में ये आएगा कि कहां पर होगा, तो पेंटावैलेंट कार्बन जो है वो रिएक्टेंट में नहीं होगा, प्रोडक्ट में भी नहीं होगा। कार्बन पेंटावैलेंट होगा जब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में ट्रांजिशन हो रहा होगा, मतलब इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन इज पेंटावैलेंट। रिएक्टेंट में कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, प्रोडक्ट में भी 4 ही बॉन्ड बनाए होगा, लेकिन जब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा होगा, ट्रांजिशन हो रहा होगा, उस वक्त कार्बन पेंटावैलेंट होगा। तो ध्यान रखना भैया, कार्बन इज पेंटावैलेंट इन ट्रांजिशन स्टेट। अब जैसे आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये सर ट्रांजिशन स्टेट क्या है, इसको भी हमें एक एग्जांपल छोटा सा लेकर के समझा दे रहे हैं। जैसे आप घर से निकले, भाई घर पे आप बैठे थे आराम से, कोचिंग में भी आप लोग आकर के बैठ जाते हैं। अच्छा, तो जब घर से निकले और मान लो आप साइकिल से आते हैं, तो जो साइकिल से जब आप चल रहे हैं वो है ट्रांजिशन स्टेट, मतलब रिएक्टेंट भी आपका ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, प्रोडक्ट भी आपका ट्रांजिशन स्टेट नहीं है। तो जब आप घर से निकल करके कोचिंग आ रहे थे, मतलब घर से कोचिंग में ट्रांजिशन कर रहे थे, तो जब साइकिल पर आप बैठे हुए थे, चला रहे थे, वो है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट को, बाकी और भी ट्रांजिशन स्टेट को हम क्लियरली डिफाइन करेंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि कार्बन इज पेंटावैलेंट इन ट्रांजिशन स्टेट इन 1 स्टेप रिएक्शन। तो कार्बन जो है वो पेंटावैलेंट होगा इन ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, अगर 1 स्टेप में ही है तो भैया रिएक्टेंट से स्टार्ट होकर के सीधा प्रोडक्ट पर आकर के रुक गई, तो इसका मतलब कोई भी इंटरमीडिएट का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं बनेगी, वो सीधा आकर के प्रोडक्ट पर रुक गई है। तो इसका मतलब नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म एंड रिएक्शन प्रोसीड ओनली बाय ट्रांजिशन स्टेट। समझ गए होंगे बात। अब अगला केस सेकंड अगर हम लोग देखें, तो सेकंड वाले में अगर देखा जाए तो पहला स्टेप अगर आप देखें, फर्स्ट स्टेप, तो भैया ये जो फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप अगर आप देखें तो क्या है, रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट में ट्रांजिशन, और सेकंड स्टेप क्या है, इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट में ट्रांजिशन। तो यहां पर कितनी बार ट्रांजिशन हुआ है, 2 बार। एक बार रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट में ट्रांजिशन और फिर एक बार इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट में ट्रांजिशन। तो यहां पर 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे TS1 और TS2। ये हो गया। अच्छा, एक चीज और, जैसे किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर कोई भी रिएक्शन है तो क्या उस रिएक्शन को होने में ट्रांजिशन स्टेट का होना जरूरी है? अरे भाई मेरे, ट्रांजिशन स्टेट तो बहुत एसेंशियल कंडीशन होती है। आप घर से निकले और कह रहे हो कोचिंग पहुंच गए, अरे तो कोई प्रोसेस अपनाया होगा ना, तभी तो आप कोचिंग पहुंचे हो। साइकिल चलाई होगी या फिर स्कूटी से आए होगे या बस से आए होगे, तो कोई ना कोई प्रोसेस, कोई ना कोई जरिया तो आपने अपनाया होगा ना, तभी तो आके पहुंचे। तो वो जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब आपने मान लो रिएक्टेंट लिया, मिला दिया, मतलब रॉ मटेरियल कुछ ले करके मिला दिया, और आप कह रहे हो कि इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसी दूसरे फॉर्म में, मतलब रिएक्टेंट का आप प्रोडक्ट में ट्रांजिशन कराने जा रहे हो। और अगर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में ट्रांजिशन कराने जा रहे हो तो ट्रांजिशन स्टेट तो आएगी ही। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें कि भैया ट्रांजिशन स्टेट इज नेसेसरी
मतलब बहुत ही एसेंशियल होता है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, या ये कहते हैं किसी भी प्रोसेस को होने के लिए ट्रांजिशन स्टेट इज एसेंशियल कंडीशन। अब आप लोग इसमें ये जो एक क्वेश्चन है, जो 2 स्टेप की रिएक्शन है, इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, जैसे आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये इंटरमीडिएट है क्या, तो भैया जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, कार्बोकेटाइन नाम सुना होगा, फ्री रेडिकल नाम सुना होगा, कार्ब एनायन नाम सुना होगा, कार्बीन नाम सुना होगा, नाइट्रीन नाम सुना होगा, तो ये सब जितने भी हैं यही सब रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर ये इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन है या कार्ब एनायन या फ्री रेडिकल ये सब जो हैं, क्या सर ये रियल में होते हैं कि हाइपोथेटिकल? तो भैया एक बात ध्यान रखना कि ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं, हाइपोथेटिकल नहीं होते। अच्छा, खुद ही सोचो कि यार अगर ये आप कह रहे हो हाइपोथेटिकल है तो यार कैसे पॉसिबल है? आप कह रहे हो कि ये रिएक्टेंट इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और इसको बोल रहे हो आप हाइपोथेटिकल है, मतलब वो चीज़ दुनिया में है ही नहीं और आप बना भी रहे हो उसको, तो यार ये तो गलत बात हो गई ना। तो इस बात को ध्यान रखें आप, इंटरमीडिएट जो हैं ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, बस ये होता है कि इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, इनकी हाफ लाइफ भी बहुत कम होती है। और कुछ किताब वाले तो ये भी लिख देते हैं कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हैं ये बनते तो हैं रिएक्शन के दौरान, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए बनते हैं और इनके पास इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए थोड़ी सी जिससे वो एग्जिस्ट कर सकें। और बाकी जो इंटरमीडिएट की है डेफिनीशन वगैरह तो हम अभी कायदे से इसको लिख भी देंगे, आप लोग उसको नोट भी कर लेना, तो उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। अब थोड़ा सा और एक चीज़ पे आ रहे हैं, उसको गौर से समझना। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि भैया पहली बात तो अगर कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो वहाँ पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कोई ये सोचे कि सर 2 ही स्टेप या 3 ही स्टेप की रिएक्शन होती है, नहीं भैया, यार रिएक्शंस बहुत स्टेप की हो सकती है, वो रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करता है। अब एक चीज़ और, जैसे ये जो सेकंड वाला केस है इसमें एक चीज़ बहुत कायदे से समझना और उसका जवाब देना। भैया देखा जाए तो पहला स्टेप क्या है, रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट में ट्रांजिशन। दूसरा स्टेप क्या है, इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट में ट्रांजिशन। तो इसमें अगर सवाल पूछे कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट आप बताएं कितनी बनेगी, अगर हो किसी के पास दिमाग तो लगा करके सोच लेना। हम इसको थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेट करके डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग समझे ध्यान से। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे रिएक्टेंट जो होगा उसमें भी कार्बन के साथ भैया बॉन्ड्स बने होंगे और बॉन्ड से ग्रुप या एटम्स अटैच्ड होंगे, तो यानी हम ये बोलेंगे कि रिएक्टेंट का भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। ऐसे ही जो ये प्रोडक्ट है इसका भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा जिसमें बॉन्ड्स होंगे और ग्रुप और एटम्स जुड़े होंगे। ऐसे ही ये जो इंटरमीडिएट है इसका भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, उसमें भी बॉन्ड्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होंगे। लेकिन रिएक्टेंट का जब इस इंटरमीडिएट में ट्रांजिशन हो रहा होगा तो उस ट्रांजिशन के दौरान भी एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको। मतलब उस ट्रांजिशन स्टेट में भी बॉन्ड्स होंगे, बॉन्ड से ग्रुप और एटम्स अटैच्ड होंगे। अब उस ट्रांजिशन स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो उसमें बॉन्ड्स हैं और उससे जो एटम्स जुड़े हैं, अगर उस स्ट्रक्चर में सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है तो भैया वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा,
मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और अगर उस स्ट्रक्चर में यानी उस ट्रांजिशन स्टेट वाले स्ट्रक्चर में अगर सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है तो भैया वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज वाला भी एग्जिस्ट करेगा, और जो एक दूसरे के इनेंशियोमर होंगे। तो अगर इस ट्रांजिशन स्टेट वाले स्ट्रक्चर में सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर आप दो ट्रांजिशन स्टेट काउंट करोगे, और अगर सिमिट्री प्रेजेंट है तो भैया आप एक काउंट करोगे। ऐसे ही अगर इंटरमीडिएट का जब प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा होगा, ट्रांजिशन हो रहा होगा, तो उस ट्रांजिशन स्टेट वाले स्ट्रक्चर में भी आप देखोगे कि सिमिट्री है कि नहीं है। अगर सिमिट्री नहीं है तो वहां भी इनेंशियोमेरिक फॉर्म उसके दिखेंगे, तो उसको एक ना काउंट करके दो काउंट करोगे। और एक बात और आपको पता होना चाहिए कि भैया जो इनेंशियोमर्स जो होते हैं ये सेम कंपाउंड नहीं होते, ये डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। तो इस वजह से वहां पर दो आप काउंट करेंगे। हाँ, एक चीज और हम बता देते हैं कि भैया जो इनेंशियोमर्स होते हैं उनका सब कुछ सेम होता है। इनेंशियोमर्स है वो सब कुछ सेम, बस केवल एक ही बात का डिफरेंस होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, मतलब एक डेक्स्ट्रो होता है तो दूसरा लीवो होता है। बाकी उनकी सब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, ये सब सेम होती हैं। उनके पोटेंशियल एनर्जी या बोलते हैं एनर्जी सेम होगी। एक बात और ध्यान रखना, अभी हम ग्राफ के बारे में सीखेंगे रिएक्शंस के। तो अगर कोई ट्रांजिशन स्टेट है और उसमें सिमिट्री नहीं है तो वो इनेंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दो फॉर्म में। लेकिन उनका जब ग्राफ बनाएंगे तो चूंकि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, तो जब पोटेंशियल एनर्जी अगर दोनों की सेम होगी तो ग्राफ में उसको एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब उनका पोटेंशियल एनर्जी सेम होने की वजह से एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना, ग्राफ में भी इसका यूज करेंगे। तो अगर यहां पर देखा जाए तो इस रिएक्शन में मैक्सिमम ट्रांजिशन स्टेट कितनी बन सकती हैं? 4। तो इसी वजह से भैया देखा जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 4 बनेंगी। अच्छा, मिनिमम कितनी बनेंगी? 2। जब सिमिट्री प्रेजेंट हो 2 बन जाएगी। ऐसे ही अगर कोई इसमें पूछ बैठे कि तीसरी वाली जो रिएक्शन है इसमें पहला स्टेप क्या है? ए का इंटरमीडिएट 1 में ट्रांजिशन, फिर दूसरा क्या है? इंटरमीडिएट 2 में ट्रांजिशन, फिर तीसरा क्या है? इंटरमीडिएट 2 का प्रोडक्ट में ट्रांजिशन। तो यहां पर 3 ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, TS1, TS2, TS3। ये 3 स्टेप की रिएक्शन है। और दो, अब किसी के दिमाग में यह आ रहा हो कि सर ये इंटरमीडिएट जो था वो दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कैसे हुआ, तो इसको भी हम लोग सीखेंगे। मतलब ये जो इंटरमीडिएट का किसी दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्जन कैसे होता है उसको भी हम लोग बाद में डिटेल में सीखेंगे। तो ये चीज इतनी हो गई इंटरमीडिएट रिएक्शंस जो होती हैं उनके बारे में। अच्छा, यहां पर अगर कोई पूछ बैठे मैक्सिमम ट्रांजिशन स्टेट, तो मैक्सिमम कितनी बना सकते हो? भाई यहां पर भी सिमिट्री ना हो तो 2 काउंट कर लो, यहां पर भी मान लो सिमिट्री ना हो तो 2 काउंट कर लो, यहां पर भी ना हो तो 2 काउंट कर लो। तो मैक्सिमम कितनी बन जाएंगी? 6। और मिनिमम कितनी बनेंगी? 3। तो यहां पर अगर कोई पूछे भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, तो आप बताओ कितनी बोलोगे? 6। और मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कोई पूछे तो आप 3 बोलेंगे। तो ये इतनी बात तो हो गई। अच्छा, एक चीज और, जैसे अगर हम इनका
जितनी भी रिएक्शंस हैं, ये चाहे वन स्टेप रिएक्शन हो चाहे मल्टी स्टेप रिएक्शन हो, इनका आप थोड़ा सा हम ग्राफ के बारे में सीखेंगे। अच्छा, ग्राफ से पहले इंटरमीडिएट के बारे में अगर डेफिनीशन की बात करें तो भैया देखो, डेफिनीशन हम लिख दे रहे हैं या इनके कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम लिख दे रहे हैं, वो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि पहला पॉइंट तो ये है कि भैया जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, या आप लोग खुद ही लिख लें, हम बोल दे रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हैं, नाइदर रिएक्टेंट नार प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा कि दे आर हाईली अनस्टेबल, दे आर रियली एग्जिस्टिंग स्पीसीज, दे हैव लेस हाफ लाइफ। ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्री एनर्जी डायग्राम ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो भैया फ्री एनर्जी डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। अब फ्री एनर्जी डायग्राम में इसमें हम सबसे पहला ले रहे हैं जिसमें हमारा रिएक्टेंट है ए और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में बी में, और हम ये बोल रहे हैं ये वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप वाला। अच्छा, सेकंड हम ले रहे हैं जिसमें ए हमारा रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हुआ किसी इंटरमीडिएट में और फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, ये हमारा प्रोडक्ट। अब तो भैया ये कितने स्टेप की हो गई? 2 स्टेप की। तो ये है भैया फर्स्ट स्टेप और ये है हमारा सेकेंड स्टेप। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एक TS1 और एक TS2। यहाँ पर अब अगर आप देखोगे तो केवल एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब जैसे जो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, इसमें हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और वाई एक्सिस पर ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को केमिस्ट्री में केवल एनर्जी बोल दिया जाए तो आप लोग टेंशन मत लेना, ज़्यादातर आपको केवल एनर्जी लिखा मिलेगा। ऐसे ही दूसरे वाले में हम इधर ले रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन अच्छा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में लिख देते हैं POR, इसको भी हम लिख दे रहे हैं POR। अब इधर हम ले रहे हैं भैया पोटेंशियल एनर्जी, और या केवल लिख लो एनर्जी, बात एक ही है। अब जैसे होता क्या है कि जैसे आप रिएक्टेंट्स लेते हो तो भैया रिएक्टेंट्स के पास कुछ ना कुछ अपने पास खुद की एनर्जी होती है। मतलब जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके पास पहले से एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो पहले वाले केस में जो ये ए है, इसके पास मान लो इतनी एनर्जी है, मतलब ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, एक चीज़ बताओ जरा, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं। जैसे आपको मान लो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना हो, तो भैया एग्ज़ाम क्वालिफाई करना हो तो ऐसा तो होता नहीं है कि आप घर बैठे रहें और कल्याण हो जाए। मतलब अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे, उस कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए जो जो उसकी कंडीशंस हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जा कर के आप कहीं उस कंपटीशन को अचीव कर सकते हैं या फिर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनके पास भी एनर्जी होती है,
इनके पास है, लेकिन इनको भी प्रोडक्ट तक जाने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक जाने के लिए जो एक मिनिमम एनर्जी की जो जरूरत पड़ती है, अब बात यह आएगी कि सर एनर्जी आई कहाँ से, मिली कहाँ से? तो भैया वो हम रिएक्शंस कंडीशंस क्रिएट करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, उससे कोई भी रिएक्शन प्रोडक्ट तक कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ और, यहाँ पर थोड़ा अंदर से अगर समझें इसको, तो होता क्या है, जब आप रिएक्टेंट्स को मिलाते हो एक सुटेबल कंडीशन यानी टेम्परेचर, प्रेशर पर, तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं। अच्छा, जब कोलिजन करते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ती है। तो जैसे ये रिएक्टेंट जो था हमने मिलाया, और जब मिला दिया तो इन्होंने कोलिजन किया। अच्छा, कोलिजन किया तो इनकी एनर्जी बढ़ने लगी। तो ये रिएक्टेंट्स जो हैं कोलिजन कर रहे हैं, इनकी एनर्जी बढ़ रही है। तो जब ये कोलिजन करेंगे और इनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो ये मान लो यहाँ तक पहुँच गई। अब हम ये बोल रहे हैं कि इतनी एनर्जी है मिनिमम जिससे रिएक्टेंट यहां तक अगर पहुंच जाए तो वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और जब यहां तक पहुंच गए फिर उसके बाद प्रोडक्ट बन जाता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे आप लोगों ने मान लो बहुत पूरी अच्छे से साल भर तैयारी की और मान लो आप यहाँ तक पहुँच भी गए, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप यहाँ तक तो पहुँच गए, फिर उसके बाद भी आप सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो ऐसा नहीं होता है कि रिएक्टेंट्स को अगर यहाँ तक एनर्जी मिल गई तो वो यहाँ पर आ करके वो बढ़िया प्रोडक्ट बना ही दें। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ऐसे ही एक चीज़ और, थोड़ा सा अगर यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स का अगर हम यूज़ करें तो भैया होता क्या है कि जैसे जब आप रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल्स कोलिजन करते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स कोलिजन करते हैं विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ, विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, तब जा करके कहीं प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होने के चांस होते हैं। मतलब कोलिजन्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर एक कोलिजन भैया प्रोडक्टिव हो ये जरूरी नहीं होता। हर एक कोलिजन प्रोडक्टिव हो ये जरूरी नहीं होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अच्छा, ये जो एनर्जी थी मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम बोल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो है इसको हम इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और या बोल देते हैं इसी को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब अच्छा एक चीज और, जैसे इतना एनर्जी ले करके मतलब इतनी एनर्जी बढ़ी, अच्छा सिस्टम की इतनी एनर्जी बढ़ी है तो इसने एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब किया होगा। तो अगर कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा तो यहां तक तो रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा उसके बाद देखो तो यहां ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाने के बाद ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी इसकी घटेगी। और जब एनर्जी घटेगी तो यानी सिस्टम एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो बताओ एब्जॉर्ब इतना किया और रिलीज्ड इतना हुआ है, तो ओवरऑल अगर देखोगे तो यहां पर रिलीज्ड हुआ होगा कि एब्जॉर्ब हुआ होगा, तो भैया इतना तो आप खुद ही समझ जाओगे। एब्जॉर्ब है इतना, रिलीज्ड है इतना, तो रिलीज ज़्यादा हुआ है, एब्जॉर्ब कम हुआ है, तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, रिलीज्ड। और अगर ओवरऑल एनर्जी रिलीज्ड होगी तो हम बोलेंगे कि इसका डेल्टा एच भैया नेगेटिव होगा। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा एक चीज और, ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अगर आप देखोगे तो आप याद भी रख सकते हो कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। तो ध्यान रखना एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में भैया
रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है प्रोडक्ट से। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये है वन स्टेप रिएक्शन का ग्राफ। अच्छा, ये जो पीक है, ये जो हाइट है, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और इसी स्टेज में हम देखेंगे उस स्ट्रक्चर में सिमिट्री है कि नहीं। अगर सिमिट्री है तो इसको एक काउंट ना करना, दो काउंट करना, इन द फॉर्म ऑफ इनेंशियोमर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से उसको हम एक ही पॉइंट से दिखा रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा सेकेंड स्टेप के केस में। अच्छा, सेकेंड स्टेप या सेकेंड एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं, ये रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट हुई है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, ये भैया हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल। अच्छा, अगर हाईली अनस्टेबल हैं तो इतना तो यार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भैया जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होती है, और जो जितना अनस्टेबल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करें तो भैया ये इतना तो सबको पता है कि रिएक्टेंट के पास, भैया देखो ध्यान से, कुछ ना कुछ एनर्जी थी। ये इतनी है रिएक्टेंट की एनर्जी। अब अच्छा, रिएक्टेंट का अगर पहले स्टेप में देखा जाए तो क्या हुआ, रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट वन में ट्रांजिशन। अच्छा, एक चीज और, इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल होता है, लेकिन इसके पास इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए जिससे वो एग्जिस्ट कर सके, दुनिया में रह सके। ऐसा नहीं, अगर उसको इंटरमीडिएट को स्टेबिलिटी ही नहीं मिली, मतलब स्टेबिलिटी अगर उसकी जीरो है, तो भैया वो दुनिया में एग्जिस्ट कैसे करेगा। तो अनस्टेबल होते हैं हाईली, लेकिन इनके पास कुछ स्टेबिलिटी होती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये मान लो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट। अच्छा, मान लो यहां पर इंटरमीडिएट बन चुका है ऑलमोस्ट। अब अगर इंटरमीडिएट ऑलमोस्ट बन चुका है तो ये जो थोड़ा सा ग्राफ यहां से नीचे आता है, ये नीचे इसीलिए आता है जिससे पोटेंशियल एनर्जी घट जाए और उसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिल जाए। किसे? इंटरमीडिएट को। तो ये जो ग्राफ यहां पर इतना नीचे जो आया है वो इसी वजह से आया है जिससे ये जो इंटरमीडिएट इस पोजीशन पर बन गया था वो स्टेबिलिटी अचीव कर सके। तो इस वजह से ये मान लो आपका इंटरमीडिएट बन गया। अच्छा, इंटरमीडिएट बन जाने के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन। अब इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट में भी कन्वर्जन होना है तो इसके लिए भी कुछ एनर्जी या कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो अब बात ये आएगी कि सर ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी की हाइट कितनी ले, तो वो रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करेगा। अब हम मान ले रहे हैं कि इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इतनी। अच्छा, ये हाइट आप ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा कम चाहिए होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट स्टेप। तो यहां तक पहुंच जाने के बाद फिर उसके बाद ये धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा, यहां पर अगर देखा जाए तो भैया ये है ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये है ट्रांजिशन स्टेट 2 और ये हमारा इंटरमीडिएट है, ये हमारा इंटरमीडिएट। अब एक चीज और हमेशा ध्यान रखना कि भैया कोई भी ग्राफ होगा तो जो ग्राफ होता है उसमें जो सबसे पहले होगा वो हमारा रिएक्टेंट होगा और जो सबसे बाद में होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। और ग्राफ के बीच में जितने भी मैक्सिमा मिलेंगे
ये है मैक्सिमा, ये है मैक्सिमा। तो जितने भी मैक्सिमा होते हैं उसी को हम ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जितने भी मिनिमा मिलेंगे वो सब इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट करेंगे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अच्छा, तो देखा जाए तो यहां पर हमने 2 स्टेप रिएक्शन का ग्राफ बनाया है। अच्छा, फिर वही बात, अगर यहां पर देखो हमने 2 ही ट्रांजिशन स्टेट दिखाई है पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से, लेकिन अगर यहां सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है तो कितने काउंट करोगे? 2। लेकिन ग्राफ में उसको एक ही पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इनेंशियोमर्स की पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है, जो हम पहले से बता चुके हैं। अब एक चीज और, जैसे अगर हम ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का केस ले रहे हैं, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं ऐसे ही, अगर मान लो ऐसा सवाल आ जाए, इधर ले रहे हैं एनर्जी और इधर ले रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और अगर मान लो हमने ये दे दिया, ये है हमारा रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी है, और मान लो रिएक्शन ये दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है आपको डायरेक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा, ये इतना तो सबको पता है, यहाँ पर ये जो मैक्सिमा है ये ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। और एक बात, ये 1 स्टेप रिएक्शन है, चूंकि एक ही ट्रांजिशन स्टेट है। अच्छा, लेकिन अगर देखो तो भैया यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और इतनी रिलीज होगी, तो एब्जॉर्ब एनर्जी ज़्यादा है, रिलीज एनर्जी कम है। तो इस रिएक्शन में ओवरऑल एनर्जी बताओ भैया मेरे, बताओ रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? तो यार गणित तो इतना पढ़े ही हो यार, एब्जॉर्ब ज़्यादा है रिलीज कम है, तो ओवरऑल यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और अगर एब्जॉर्ब होगी तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और इसका डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव होगा, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक चीज और, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर आपको पहचानना है तो क्या करोगे? आप ये देख लो भैया, ध्यान रखो हमेशा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप ये ध्यान रखेंगे, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी प्रोडक्ट के लिए, नहीं प्रोडक्ट की एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो ऐसे आप सीख सकते हैं। अब जो ये हमने जितना पढ़ा है, इसमें एक टर्म का और यूज होता है, हैमंड्स पोस्टुलेट। हैमंड्स पोस्टुलेट। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये क्या नाम ले लिया। देखो भाई, ये जो हैमंड्स थे, इन्होंने क्या बताया था उसके बारे में आइए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई। जैसे अगर किसी भी ट्रांजिशन स्टेट के बारे में आपको पता करना हो, मतलब उस ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, उस ट्रांजिशन स्टेट में किसके कैरेक्टर होंगे, किसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप हैमंड्स को याद करें। तो अगर कोई पूछे कि हैमंड्स ने क्या बताया, तो आप ये इतना बोलेंगे कि हैमंड्स ने किसी भी ट्रांजिशन स्टेट के बारे में अगर पता करना हो तो उसके बारे में तरीका बताया कि कैसे आप उस ट्रांजिशन स्टेट के बारे में पता करोगे। अब इसको थोड़ा सा एक हम सिंपल एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा रहे हैं, उससे आप लोगों को बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। हैमंड्स पोस्टुलेट ऐसे आप समझो कि मान लो 2 स्टूडेंट हैं या आपके 2 दोस्त हैं, वो दोनों पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत से तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। हर एक एग्ज़ाम में दोनों
अच्छा, अगर दोनों दोस्त जो हैं बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं एग्ज़ाम में, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों परफॉर्मेंस के हिसाब से वेरी क्लोज्ड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। या ये कह सकते हैं कि जो उनका पोटेंशियल है, मतलब उनके अंदर जो क्षमता है वो लगभग सेम है। तो ये भी कह सकते हैं दे आर पोटेंशियली वेरी क्लोज्ड। अब जैसे मान लो एग्जाम हुआ, फाइनल रिजल्ट आया, अब एक दोस्त की रैंक मान लो 200 आ गई, लेकिन जो दूसरा दोस्त था उसकी रैंक आपको पता नहीं है। तो यार आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो, आप ये कहोगे कि यार देखो, जो दूसरा था जिसकी रैंक नहीं पता थी वो लगभग इसके क्लोज था, मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से वो लगभग क्लोज था, पोटेंशियली क्लोज था, तो उसकी भी रैंक लगभग 200 के आसपास रही होगी, अगर कोई ड्रास्टिक कंडीशन ना आ जाए उसकी ज़िंदगी में। तो ऐसे ही अगर कोई भी ट्रांजिशन स्टेट है, तो भैया किसी भी ट्रांजिशन स्टेट में उस मॉलिक्यूल या उस स्पेसीज के कैरेक्टर या उसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा दिखेंगी जो स्पेसीज या जो पार्टिकल उस ट्रांजिशन स्टेट के पोटेंशियली क्लोज्ड होगा। तो अगर जैसे मान लो ये ट्रांजिशन स्टेट ले ली जाए, तो भैया ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में अगर देखोगे तो ये ट्रांजिशन स्टेट पोटेंशियली किसके ज़्यादा क्लोज्ड है, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट। तो आप खुद ही समझ सकते हैं भैया, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है रिएक्टेंट के पोटेंशियली ज़्यादा क्लोज है। तो अगर ये ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट के पोटेंशियली ज़्यादा क्लोज है, तो इस ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी, या ये बोल सकते हैं रिएक्टेंट्स के कैरेक्टर होंगे, या इस ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्टेंट जैसा कैरेक्टर दिखेगा। तो यही चीज बताता है हैमंड्स। तो ये भी कह सकते हैं कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट हैव प्रॉपर्टीज एज लाइक रिएक्टेंट, या ये कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट वुड रिफ्लेक्ट प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एज लाइक रिएक्टेंट। वो अभी हम लिख भी देंगे, समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे ही अगर यहां पर आ जाओ, इस पे भी अभी हम आएंगे, लेकिन पहले इस पे आते हैं। अब अगर मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अच्छा भैया अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो अगर आप देखें तो यहां पर ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट के क्लोज है। अच्छा, अगर प्रोडक्ट के ज़्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो इसका मतलब इस ट्रांजिशन स्टेट में किसके कैरेक्टर होंगे या किसकी प्रॉपर्टीज होंगी? तो भैया हम बोलेंगे प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज इस ट्रांजिशन स्टेट में नजर आएंगी, चूंकि ये ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट के ज़्यादा क्लोज है। अब ऐसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो ये प्रोडक्ट आपका एल्कीन है, मतलब कोई रिएक्शन हुई जिसमें प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एल्कीन बन रहा है। अच्छा एक बात और, अगर ये प्रोडक्ट एल्कीन है तो इस ट्रांजिशन स्टेट में भी एल्कीन का कैरेक्टर दिखेगा। तो अगर ये प्रोडक्ट यानी एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल बनेगी, बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट भी उतनी ज्यादा स्टेबल बनेगी। अच्छा, अगर ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल बनेगी तो इसकी जो पीक की हाइट है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और अगर पीक की हाइट कम हो गई तो रिएक्शन का जो रेट है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अब कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब बात यह आएगी कि एल्कीन की स्टेबिलिटी आप कैसे देखोगे, तो आपने पढ़ा होगा
यार अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं एल्कीन में, रेजोनेंस देखते हैं, तो उस हिसाब से हम एल्कीन की स्टेबिलिटी डिसाइड कर लेंगे। और जिस केस में एल्कीन मोर स्टेबल बनेगी, हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट भी मोर स्टेबल होगी, तो उसका जो ट्रांजिशन स्टेट के जो पीक की हाइट होगी वो नीचे दिखाओगे, और अगर पीक की हाइट जितनी नीचे होगी वो रिएक्शन उतना ही फास्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही रिएक्शन का फास्ट और स्लो भी हम डिसाइड कर लेते हैं। जिस स्टेप का पीक का हाइट जितना ऊपर होगा वो रिएक्शन या बोले वो स्टेप उतना ही स्लो होगा। अब जैसे अगर इसमें आ जाओ, मान लो ये जो इंटरमीडिएट बना है ये थोड़ी देर के लिए आप कार्बोकेटायन इसको मान लें। इंटरमीडिएट जो हमारा है ये कार्बोकेटायन है, मान लिया थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अगर 2 स्टेप की रिएक्शन है तो यहां भी बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होनी है और फॉर्मेशन भी होना है। तो भैया कोई एक स्टेप में बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ होगा और कोई एक स्टेप में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब वो कब क्या हुआ है वो अभी रिएक्शंस में हम लोग पढ़ लेंगे। अब आते हैं डायरेक्ट यहां पर ग्राफ पे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे रिएक्टेंट जो था इसका कन्वर्जन हुआ इंटरमीडिएट में। अच्छा, ये जो इंटरमीडिएट है वो ये हमारा है क्या, कार्बोकेटायन C+। अब अगर कोई पूछ बैठे इस ट्रांजिशन स्टेट में किसके कैरेक्टर ज्यादा होंगे, तो आप हेमंड्स को याद कर लो। हेमंड्स ने क्या कहा था, किसी भी ट्रांजिशन स्टेट में उसके कैरेक्टर ज्यादा होंगे या उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी जो उस ट्रांजिशन स्टेट के पोटेंशियली मोर क्लोज्ड होगा। तो भैया इस ट्रांजिशन स्टेट के कौन ज्यादा क्लोज है, रिएक्टेंट की इंटरमीडिएट। ध्यान से देखो, तो भैया इंटरमीडिएट ज्यादा क्लोज है इस ट्रांजिशन स्टेट के। तो आप जानते हो क्या बोलेंगे कि ये इंटरमीडिएट यानी ये कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा तो ट्रांजिशन स्टेट में भी कार्बोकेटायन के कैरेक्टर हैं। तो कार्बोकेटायन ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा हम बोलेंगे ये कार्बोकेटायन ये इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा हम बोलेंगे ये ट्रांजिशन स्टेट भी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। अब अगर ये ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी तो इसका जो ग्राफ का जो हाइट है वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, और अगर हाइट नीचे हो जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से आगे चल के रिएक्शंस में हम यूज भी करेंगे कि मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। चूंकि इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा ट्रांजिशन स्टेट भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, तो उसका ग्राफ पोटेंशियली थोड़ा नीचे आ जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो ये तो था भैया हेमंड्स पॉस्टुलेट। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो हेमंड्स पॉस्टुलेट में अगर बात करें तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं फॉर, या ऐसे बोलते हैं इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट would reflect the properties as like reactant, as like reactant। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर एक्सोथर्मिक के लिए लिखोगे, नहीं एंडोथर्मिक, तो इन एंडोथर्मिक रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट would reflect the properties as like प्रोडक्ट। और एक बात और ध्यान रखना कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट 1 है TS1, इट हैव कैरेक्टर ऑफ, या ये बोल दें इट हैव
प्रॉपर्टीज एज लाइक इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन जैसी ये प्रॉपर्टीज रखेगा ये ट्रांजिशन स्टेट। अगर मान लो एक ग्राफ हम और ले लें जो मल्टी स्टेप का है, मान लो 3 स्टेप का ग्राफ ले ले, तो जो 3 स्टेप का ग्राफ होगा उसमें अगर मान लो कोई भी ग्राफ हाइपोथेटिकल मान लो दे दिया जाए, थोड़ा सा जैसे मान लिया ये ग्राफ दे दिया गया, अच्छा इधर है एनर्जी और इधर ले रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मान लो, और ये हमारा रिएक्टेंट है। अब यहां से मान लो एक ग्राफ मान लो ऐसा ग्राफ दे दिया गया, ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट था। तो भैया अगर देखा जाए तो ये हमारा इंटरमीडिएट 1 बनेगा, चूंकि ये मिनिमा है, ये भी हमारा इंटरमीडिएट 2 बनेगा। अच्छा ये सब मैक्सिमा है तो ये सब क्या होंगे, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 3। अब कोई ये पूछ बैठे कि ट्रांजिशन स्टेट 2 में किसके कैरेक्टर ज़्यादा दिखेंगे, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट 2 है, बताओ इंटरमीडिएट 2 के ज़्यादा क्लोज है कि इंटरमीडिएट 1, तो इंटरमीडिएट 2 के ज़्यादा क्लोज है। तो इस वजह से इट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमीडिएट 2। और एक चीज, अच्छा अगर कोई पूछे कि इस ग्राफ में सबसे स्लो स्टेप कौन सा है, तो भैया जिस स्टेप के पीक की हाइट सबसे ऊंची हो वही स्लो स्टेप होता है। अब अगर आप देखोगे तो भैया देखो इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, तो सबसे ऊंची हाइट कौन सी है ये। अच्छा तो ये ट्रांजिशन स्टेट 2 में हुआ क्या है, इंटरमीडिएट 1 का इंटरमीडिएट 2 में कन्वर्जन, तो यही स्टेप हमारा स्लो स्टेप कहलाएगा। तो अगर कोई कहे तो भैया इंटरमीडिएट 1 का इंटरमीडिएट 2 में जो कन्वर्जन है यही स्लो स्टेप होगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि भैया ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने लिया है। अच्छा नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उन सब में जो ग्राफ होगा उसमें सबसे पहले वाले स्टेप की हाइट सबसे ऊंची होती है, फिर उसके बाद हाइट घटती जाती है इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। तो अगर जनरली अगर बनाया जाए तो हम बनाते हैं, ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और ये है एनर्जी, तो ये आपका हो गया रिएक्टेंट। तो इसको अगर कई स्टेप का बनाना हो तो ऐसे बनाते हैं, ये पहला स्टेप, ऐसे इस टाइप के ग्राफ इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस मिलेंगे। ऐसे भी मिल जाएंगे लेकिन ये बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं। और तो ये इतना तो हो गया भैया हैमंड्स पोस्टुलेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट और ग्राफ के बारे में। आज के लिए इतना ही।